जय माता दी दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ट्रेडिंग का काला सच क्यों नहीं बनता है, आम आदमी का पैसा। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब अगला वीडियो आए तो टाइमली नोटिफिकेशन मिले आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ ट्रेडिंग के काले सच पर, आपके साथ उजागर कर रहा हूं शेयर बाजार से जुड़ा ट्रेडिंग का काला सच क्यों नहीं बनता है आम आदमी का पैसा। वीडियो को पूरा देखिएगा, 8 रीजन निकाल के लाया हूं। इन 8 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखें तो आप लूजर यानी कि हारने वाली कैटेगरी से जीतने वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। और पहला कारण है रिटेल ट्रेडर। एक आम आदमी बिलीव करता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में, और मेरा ऐसा मानना है देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरबॉट, नथिंग कॉल्ड ओवरसोल्ड। ये शेयर बाजार वो अखाड़ा है जहां महंगा और महंगा हो जाता है और सस्ता रास्ते पे आ जाता है। और बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको तथ्यों के साथ मैं प्रूफ करूंगा भी। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चांदी का वीकली चार्ट। देखिए चार्ट पर एक चीज क्लियर है कि चांदी का दाम अगस्त 2025 में 1,20,000 रुपए के आसपास था, और उस समय आरएसआई जिस पर आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हो 70 के ऊपर है, यानी कि चांदी अगस्त 2025 पर 1,20,000 रुपए के भाव पर ओवरबॉट हो गई। बट आप देखें ओवरबॉट में ही उसने हाई लगाया 4,20,000 रुपए का। 4,20,000 रुपए का हाई लगाया ओवरबॉट में ही 1,20,000 वाली चांदी 4,20,000 की हो गई। तो क्या ओवरबॉट देख के भैया यहाँ तो ऐसे ऐसे महारथी बैठे हैं जो ओवरबॉट देख के प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ओवरबॉट देख के शॉर्ट कर देंगे, फिर नुकसान होगा तो टेक्निकल को ब्लेम करेंगे। तो देखिए ओवरबॉट के अगर हेर फेर में पड़ते तो 1,20,000 की चांदी, मैं नहीं बोल रहा कि आप 4,20,000 तक होल्ड करते, 2.5 लाख 3 लाख अपने मुनाफे के हाजमे के अनुसार होल्ड तो करते। तो ये पहला एग्जांपल मैंने ओवरबॉट का आपके साथ शेयर करा, और अब दूसरा एग्जांपल शेयर कर रहा हूं ओवरबॉट का। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ट्रेंड का वीकली चार्ट, और चार्ट पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड जून 2023 में, जून 2023 में 1700 के दाम पर आरएसआई के हिसाब से ओवरबॉट जोन में एंटर कर गया है। और इस ओवरबॉट जोन के अंदर ही रहते हुए स्टॉक ऊपर नीचे होके बिना ओवरबॉट जोन से बाहर निकले 8300 के हाई लगाए। तो यानी कि ओवरबॉट में 1700 का ट्रेंड हो गया 8300, 8300 रुपए, 4.8 टाइम्स हो गया। और जब ओवरबॉट से निकला तो स्टॉक आधे से ज्यादा गिर गया। तो भाई ये है ओवरबॉट, मैं तो एग्जांपल दिया। अब आपका क्या मानना है, क्या आप ओवरबॉट में बिलीव करते हैं या मुझसे आप एग्री कर रहे हैं? और अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके सामने अगर इस तरीके के दूसरे एग्जांपल हैं तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। और अब आप देख पा रहे हैं वीकली चार्ट रिलायंस इंफ्रा का, और रिलायंस इंफ्रा का भाव यानी कि प्राइस 118 है फरवरी 2019 में, और 118 के दाम पर आरएसआई जो है ना 30 के नीचे है, यानी कि रिलायंस इंफ्रा हो गया ओवरसोल्ड। और आप खुद चार्ट देख लो ना यार, 118 118 वाला स्टॉक गिर गया ओवरसोल्ड में ही 18 रुपीज, 118 वाला स्टॉक गिर के हो गया 18 रुपए। कितना गिरावट आई? 84% की गिरावट आई। तो भैया इसलिए मैं बोलता हूं ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में मैं बिलीव नहीं करता हूं। देखिए हम सब ना अलग अलग इंडिविजुअल हैं, सबकी अलग अलग राय है, तभी तो ये शेयर बाजार है। और हम सबको एक दूसरे की राय, एक दूसरे की स्टडी का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और रिस्पेक्ट और सम्मान तब ज्यादा करना चाहिए जब व्यू डिफरेंट हो। तो अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट में शेयर करके बताएं, और अगर डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट में शेयर करके बोलें। देखिए आरएसआई का तो मैंने ओरिजिनल कोर्स खरीदा हुआ है। आरएसआई इंडिकेटर जो है वेलिस वाइल्डर जी ने बनाया था। आरएसआई है क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक। ये दो स्टॉक्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं करता है, ये दिखाता है इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। बेसिकली दिखाता है कि स्टॉक प्राइस किस लेवल पे क्लोज हुआ है एज कंपेयर टू उस दिन के हाई लो पर। इस तरीके से रीडिंग निकलती है। और मैंने ये सीखा है आरएसआई को अगर यूज करना है तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए यूज ना करें, डाइवर्जेंस के लिए यूज करें।
आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिए। और दूसरा कारण है आम आदमी को नुकसान होता है, क्योंकि देखिए हर आदमी शेयर बाजार में नुकसान से डरता है और नुकसान के डर के चलते दूसरा कारण क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट, अपने मूड के हिसाब से। देख भाई, ये शेयर बाजार है, यहाँ पर अपने लगने, अपनी कन्वीनियंस, अपनी कंफर्ट पे काम नहीं होता है। काम होता है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, पिवट के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अपने मूड, अपने लगने, अपने फियर, अपने ग्रीड के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं पाओगे। मेरे को नहीं लगता कि आप पैसा कमा पाओगे। मेरा तो ऐसा मानना है, मोमेंट आपके मन में डर आया है कि यार प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूं, अपने कंफर्ट, अपनी कन्वीनियंस, अपने मूड, अपने डर, अपने ग्रीड के हिसाब से, तो बेटर है कि प्रॉफिट को ही बुक कर लो। ऐसे अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर पिवट के हिसाब से ट्रेल करना चाहिए, अपने मूड, अपनी कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। क्या आप मेरी इस राय से सहमत हैं? आपका क्या मानना है? अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। क्या आप भी स्टॉप लॉस को अपने कंफर्ट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेल करते हैं? ये भी कमेंट में शेयर कीजिए। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तीसरा कारण क्यों आम आदमी को शेयर बाजार में होता है नुकसान। देखिए, शेयर बाजार में पैसा बनता है लॉन्ग टर्म के अंदर, सबको मालूम है, लेकिन सबको करनी है ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ना सबसे बड़ा नियम है, सबसे बढ़िया, सबसे सिंपल जो हेजिंग है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर, वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है निफ्टी का, उसके अगेंस्ट ना जाएं। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग में जीतना है ना, तो एक चीज समझ लें, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना निफ्टी का, उसके अगेंस्ट ट्रेड मत करें। उसके अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो जीतने की जो चांसेस हैं, जीतने के जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम हो जाती है। ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट हेज है। बट लोगों को ना सिंपल चीज पसंद नहीं आती है, लोगों को करने हैं एग्जॉटिक, मतलब कि बड़े टूल, कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज करने हैं। और बड़े टूल, कॉम्प्लेक्स टूल्स में क्या होता है, लेहमैन जैसे क्राइसिस होते हैं। लोग क्या करते हैं, हेजिंग के नाम पर एक स्टॉक लॉन्ग करेंगे, एक स्टॉक शॉर्ट करेंगे। मैंने तो ये सीखा है, आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ है, एक स्टॉक बेचा हुआ है और मार्केट ऊपर जा रहा है, और जैसे ही मार्केट गिरेगा ना, तो जो बेचा हुआ स्टॉक है वो कम तेजी से गिरेगा और जो खरीदा हुआ स्टॉक है वो तेजी से गिरेगा, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिलती है। और सेम होता है अगर बाजार ऊपर बढ़ जाए, तो जो बढ़ा हुआ स्टॉक है वो तो भैया धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, बट जो गिरा हुआ स्टॉक है ना, उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है तेजी से। तो मेरा ऐसा मानना है, इस लॉन्ग शॉर्ट में ना मोस्ट टाइम्स जो थप्पड़ है ना, वो दोनों तरफ से बढ़ता है। तो बेस्ट एंड सिंपल हेज है, हेजिंग करनी है तो निफ्टी के ट्रेंड के साथ जाएं, निफ्टी के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। और कई लोग क्या हेजिंग करते हैं, फ्यूचर ले लिया और साथ में पुट ले लेते हैं। अरे भैया, पुट फ्री में तो नहीं आ रही है, देयर आर नो फ्री लंचेस। पुट में आप प्रीमियम भी दे रहे हो। और भैया, मार्केट का एक गणित है, अगर आपने फ्यूचर लिया साथ में पुट लिया, तो भैया थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली दैट इज इक्विवेलेंट टू बाइंग अ कॉल ऑप्शन। तो दो लेग्स बना के ब्रोकर को कमीशन, सरकार को एसटीटी क्यों दे रहे हो? सिंपल एक कॉल ऑप्शन खरीद लो। तो मैंने तो ये सीखा है कि मार्केट के अंदर सबसे सिंपल और बेस्ट हेज है, निफ्टी के ट्रेंड के साथ रहो, उसके अगेंस्ट मत जाओ, बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, इत्तेफाक रखते हो, एग्रीमेंट में हो या नहीं हो? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? आपका क्या मानना है? अपना जो कमेंट है ना, फीडबैक सेक्शन में शेयर कीजिए। और देखिए, चौथा कारण क्या है आम आदमी को नुकसान होता है, क्योंकि आम आदमी फंसा हुआ है कन्वेंशनल रूल्स में। ट्रेडिंग का कन्वेंशनल रूल क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना चाहिए कि भूल जाओ, फॉरगेट दिस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्यों भूल जाओ? क्योंकि द रियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना, वो पर्सनल होता है। दो लोगों की ना पसंद अलग होती है, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क एपिटाइट अलग होता है। किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को घिया पसंद है, किसी को पनीर पसंद है। उसी तरीके से सबका इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट होता है, सबका अपना रिस्क को झेलने की टॉलरेंस सबकी अलग होती है। तो अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से काम करना चाहिए। कन्वेंशनल कि भैया मैंने ₹1 का रिस्क लिया तो ₹2 पे निकलूंगा, ये रूल नहीं अपनाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, रिस्क और रिवॉर्ड को अलग अलग भी देखना चाहिए। और टू मी, रिस्क क्या है? जब आप एंटर कर रहे हो, चार्ट्स पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है, आप ये देखो कि क्या आप उस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हो।
उस स्टॉप लॉस पे जो आप क्वांटिटी ले रहे हो, अगर आपको लॉस हो जाए, उसके बाद आपको नींद आएगी क्या? आप उस लॉस से कंफर्टेबल हो? तो हर एक की ना लॉस झेलने की क्षमता अलग है। सबसे पहले आप रिस्क को देखो, रिस्क देखने के बाद क्या है, आप रिवॉर्ड को देखो। रिवॉर्ड को कैसे देखोगे? भाई ले रहे हो तो देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। भैया अगर रेजिस्टेंस पास में है तो क्यों लोगे आप, है ना? रेजिस्टेंस पास में तो क्यों लोगे? आप देखोगे ना कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, मेरे को ऊपर की अपसाइड कितनी दूर रेजिस्टेंस है, कितना ऊपर जा सकता है, उसको आप देखोगे कि नहीं देखोगे? तो मेरा ऐसा मानना है रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो पर्सनल होता है। वहां पे कन्वेंशनल 1:2 का रूल नहीं चलाना चाहिए। और कई बार क्या होता है, मार्केट रेंज बाउंड होता है ना, वोलेटिलिटी कम होती है, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आप लोगे, छोटे प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली क्या है, पैसा ही नहीं आएगा आपको। और देखिए रेजिस्टेंस देख के आपने रिवॉर्ड तो कैलकुलेट कर लिया, बट सबसे बढ़िया रिवॉर्ड क्या होता है, जब आपको मानसिक रूप से मतलब कि अनरेस्ट आना शुरू हो जाए। यार प्रॉफिट हो रहा है, हर 10 मिनट में दाम देख रहे हो, रात को यूएस मार्केट देख रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। जब आपको अनरेस्ट आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स आपका मुनाफे का हाजमा ना यहाँ पे आ चुका है। आपका हाजमा इज ओवर, आपका जो प्रॉफिट है आपको एसिडिटी दे रहा है, प्रॉफिट को बुक कर लो। तो बॉटम लाइन क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशो की? कन्वेंशनल 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं चलाना चाहिए। आप देखो यार कितना रिस्क आ रहा है, क्या आप उससे कंफर्टेबल हो? उसके बाद रिवॉर्ड को चेक करो चार्ट्स के ऊपर, और जब आपका मुनाफे का आजमा आपको एसिडिटी देना शुरू करे तो प्रॉफिट बुक कर लो। और पांचवा कारण, एक आम आदमी को नुकसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो पड़ा हुआ है इंट्राडे चार्टिंग के चक्कर में। देखिए इंट्राडे चार्ट्स को मेरा ऐसा मानना है, जो आपकी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होती है ना उसके लिए यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए टेक्निकल के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स एस डाउ, जिन्होंने डाउ थ्योरी लिखी, ठीक है ना। वो तो इंट्राडे चार्टिंग को क्या बोलते थे, इस तरीके की चार्टिंग को नॉइज बोलते थे। वो तो डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स की बात करते थे। फिर चार्ट पैटर्न्स के जन्मदाता कौन है? जॉन मर्फी जी, ठीक है ना। कभी उन्होंने भी इंट्राडे चार्टिंग की बात नहीं करी। अब आप बोलोगे उनके जमाने में इंट्राडे चार्टिंग होती ही नहीं थी, उनके जमाने में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं थी। माना नहीं थी, बट उन्होंने कभी इसकी बात नहीं करी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गई है, इंट्राडे चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बट क्या आप इन चार्ट्स को देख के व्यू बना के ट्रेड करना चाहिए? द आंसर इज नो। और इन चार्ट्स को, इंट्राडे चार्ट्स को 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट के चार्ट्स को यूज करना है तो भैया ये यूज होते हैं एल्गो ट्रेडिंग में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, सिस्टम ट्रेडिंग में, इस तरीके की ट्रेडिंग में यूज होते हैं। ये आप चार्ट देख के सोचो कि इंट्राडे चार्ट देख के स्टॉप लॉस निकाल के आप काम करोगे, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि ज्यादातर लोग क्यों इंट्राडे चार्ट्स देख रहे हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है यार छोटे स्टॉप लॉस की। इंट्राडे चार्ट पे छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है। जैसा मैंने पहले बोला, इस शेयर बाजार के अंदर महंगा होता है और महंगा सस्ता आ जाता है रास्ते पर। तो क्या है कि कंफर्ट के हिसाब से काम नहीं होता है। जो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस है ना, 10 में से 8 बार ट्रिगर होंगे, और बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस 10 में से 2 या 3 बार ट्रिगर होंगे। तो जैसे कहावत है ना, महंगा लो एक बार, सस्ता लो बार बार, उसी तरीके से आप डिसाइड करो कि आपको स्टॉप लॉस 10 में से 8 बार ट्रिगर कराना है कि 2 या 3 बार ट्रिगर कराना है। आपका क्या मानना है? फीडबैक में शेयर कीजिए। और मेरा तो बड़ा क्लियर बिलीव है कि इंट्राडे चार्टिंग को डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, ये स्टॉप लॉस, टारगेट, व्यू बना के ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इंट्राडे चार्ट्स को यूज करना है तो यूज करें एल्गो ट्रेडिंग के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए, या सिस्टम ट्रेडिंग के लिए। और छठा कारण है, एक आम आदमी को नुकसान होता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि होती है, एक आम आदमी करता है ओवर लिवरेजिंग, और एक्सपेक्टेशन होती है उसकी अनरियलिस्टिक। होता क्या है कि भैया ज्यादातर लोग, रिटेल जो है ना, ऑप्शंस में काम करता है और सोचता है कि यार मैं प्रीमियम को जिसको लिया उसको डबल कर लूं, डबल के चक्कर में पड़ा रहता है। तो एक तो क्या है, कभी भी लिवरेज मत लो। ओवर लिवरेज तो छोड़ो, ज्यादा लिवरेज भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिवरेज क्या होता है ना, आपको किल करता है। जब मार्केट वोलाटाइल होती है, कोई नेगेटिव न्यूज पे गैप डाउन खुल जाए तेजी के अंदर, या पॉजिटिव न्यूज में गिरते बाजार में ऊपर खुल जाए, तो ना आप सौदे को होल्ड नहीं कर पाते हो स्टॉप लॉस तक। तो लीवरेज जो है ना, ओवर लिवरेजिंग, वो किल करती है। और एक्सपेक्टेशन भी ना रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये सब सोचो कि यार बड़े बड़े मूव आ जाएंगे। देखो ट्रेडिंग इज मोर ऑफ अ फील गुड। मतलब कि आप सोचो कि बहुत बड़ी वेल्थ बना लोगे, मकान बना लोगे, बच्चे की शादी कर लोगे, बच्चे को एजुकेशन दे दोगे। देखो खर्चा पानी निकलता है, तरीके से ट्रेडिंग करी जाए, बट बड़ा पैसा तो निवेश से बनता है, बाय एंड होल्ड में बनता है, कंपाउंडिंग के इफेक्ट के बाद बनता है, और वो मतलब कि उसमें समय भी लगता है वेल्थ बनाने में।
तो ओवर लिवरेजिंग को बिल्कुल नहीं करना है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ट्रेडिंग के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और सातवां कारण है क्यों होता है एक आम आदमी को नुकसान, क्योंकि वो ट्रेड करता है, इमोशनल ट्रेडिंग करता है, फोमो में ट्रेड करता है कि मिस हो जाएगा। जैसे जब चांदी 4 लाख रुपए के आसपास थी, दुनिया चांदी ले रही थी कि नॉन स्टॉप 7 लाख रुपए जाएगी, तो फोमो में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। इमोशंस में ट्रेड नहीं होता है। रिवेंज ट्रेड क्या होता है, आज व्यक्ति को लॉस होता है, लॉस को रिकवर करने के लिए जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना शुरू कर देता है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फोमो में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इनसे दूर रहने की राय। देखिए ऐसे तो बहुत से कारण है, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 8th एंड लास्ट रीजन क्यों होता है एक आम आदमी को नुकसान, क्योंकि वो कर रहा होता है हर तरीके के ब्रेकआउट पे ट्रेड। देखिए ब्रेकआउट इज अ फनी वर्ड। 2 दिन के ऊपर निकला तो भी ब्रेकआउट, 3 दिन के ऊपर निकला तो भी ब्रेकआउट, 5 दिन के ऊपर निकला तो भी ब्रेकआउट। तो यार ये कोई ब्रेकआउट थोड़ी ना है। स्टॉक ऊपर गया, हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर नया हाई लगा रहा है, तो आप बोलोगे नया हाई लगा गया। ऐसे नहीं होता है भैया। ब्रेकआउट ऐतिहासिक ब्रेकआउट्स को देखना पड़ता है। जैसे लेमन क्राइसिस हुआ 2007-8 में, जो स्टॉक 2008 के हाइस के ऊपर निकले, 90% स्टॉक मल्टी बैगर बन गए। जो आगे चल के 2007-8 के लोस के नीचे निकले, वो खत्म हो गए। जेपी एसोसिएट्स देख लो, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन देख लो, ठीक है ना। आज की बात करें, अभी इंडिगो की जब स्ट्राइक हुई थी, इतने लोगों को दिक्कत हुई थी, जब वो हाई टूटेगा तो एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट है। कोविड आया, मार्केट गिरी, कोविड के हाइस टूटे, दैट वाज अ ब्रेकआउट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यार 2 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 4 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट। मेरा ऐसा मानना है आपको बड़ी इंटेंसिटी के बड़े ब्रेकआउट्स देखने चाहिए। ये छोटे छोटे ब्रेकआउट देखेंगे तो क्या है, ब्रेकआउट विल टर्न इनटू अ पॉइजन। पैसा आएगा नहीं, पैसा लग जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करा शेयर बाजार से जुड़ी ट्रेडिंग का काला सच क्यों नहीं बनता है आम आदमी का पैसा, और इसके शेयर करे मैंने आपके साथ 8 कारण। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। अंत में दोस्तों आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। माय बेस्ट विशेस हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर। जय माता की। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profit.